हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। कल हमारे चैनल पर हमारा पहला वीडियो आया था जिसमें हमने कक्षा 6 की विज्ञान का पहला पाठ भोजन के स्रोत पढ़ा था। और आज हम कक्षा 6 की विज्ञान का दूसरा पाठ पादपों में पोषण को पढ़ेंगे। तो पादपों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में हम इसके विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस पाठ में पादपों का जो भी पोषण होता है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से थोड़ा विस्तारपूर्वक, जितना विस्तारपूर्वक हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा विस्तार से इसका विवरण कक्षा 9 और कक्षा 10 में है। यहाँ बेसिक जानकारी है कक्षा 6 के विद्यार्थियों के हिसाब से, लेकिन ये बेसिक जानकारी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पार्ट 2 पादपों में पोषण। इसके मुख्य अध्ययन बिंदु है पादपों में पोषण, पोषक तत्व, पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण, स्वपोषी पादप, परजीवी पादप, कीटभक्षी पादप, मृतजीवी पादप और सहजीवी पादप। तो सबसे पहला बिंदु है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण तो हम सभी जानते हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, और ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और सबको पता ही है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये भोजन के लिए पादपों अथवा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। और जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन सजीवों की वृद्धि, विकास, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव, उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक है। इससे सजीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, कि हमें दैनिक कार्यों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को हमने कल भी पढ़ा। तो सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। एक बार फिर से देखिएगा, सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है, आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। फिर है पोषक तत्व में क्या किया जाता है? पौधे सभी प्राणियों के लिए पोषण का स्रोत होते हैं। बीजांकुर के पश्चात, यानी कि बीज फूटने के पश्चात जो नया पादप बनता है, उस पादप से मृदा से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषित करके बड़ा होता है। कि बीज फूटने के बाद नया पादप बनेगा। वो पादप मृदा में अगर पोषक तत्व होंगे तभी वो पादप बड़ा होगा, उन पोषक तत्वों को अवशोषित करके। अगर मृदा में पूर्ण रूप से पोषक तत्व नहीं होंगे तो वो पादप कुछ टाइम बाद में मुरझा जाता है। पौधे अपना पोषण मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। पौधों का स्वस्थ रूप से बढ़ना न केवल पादप जगत वरन जंतु जगत के लिए भी अत्यावश्यक है। अगर पौधे सही रूप से बढ़ेंगे तो हमें भी हमारा भोजन निरंतर मिलता रहेगा, लेकिन पौधों की वृद्धि में कोई ना कोई समस्या आएगी। मृदा में पोषक तत्व होंगे नहीं और पौधों की वृद्धि नहीं होगी तो हमारे लिए भी समस्या होगी। पादपों की सामान्य वृद्धि के लिए मृदा से प्राप्त होने वाले इन पोषक तत्वों को पादपों में इनकी मात्रात्मक आवश्यकता अनुसार मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है वृहत मात्रिक पोषक तत्व और दूसरा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृहत मात्रिक यानी कि मैक्रो और सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, इन 2 भागों में बांटा गया क्योंकि मृदा में इन पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर। तो पहला है वृहत मात्रिक। वृहत का मतलब समझ ही गए होंगे कि जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वृहत मात्रिक पोषक तत्व वह तत्व है जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिनको अधिक मात्रा में पौधे ग्रहण करना चाहते हैं। जो अधिक मात्रा में अगर पौधों को नहीं मिले तो पौधों की वृद्धि और विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो वृहत मात्रिक पोषक तत्व वह तत्व है जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधों के उत्तकों में इनकी मात्रा
0.2% से 4% तक पाई जाती है। पौधों के उत्तकों में इनकी मात्रा 0.2 से 4% तक कि वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी पाई जाती है? उत्तर है 0.2% से 4% तक। और वृत्त मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक यानी कि सल्फर। ये सब वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है। वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों में पहला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। गंधक की जगह सल्फर हो सकता है, सल्फर और गंधक एक ही है। वृत्त मात्रिक पोषकों को भी दो भागों में बांटा गया है। इनको भी दो भागों में बांट दिया गया, प्राथमिक और द्वितीयक में। प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। द्वितीयक पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। तो इन वृत्त मात्रक पहले पोषक पदार्थों को यानी कि पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया, वृत्त मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक। और उसके बाद में वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों को भी दो भागों में विभक्त किया गया, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम। और द्वितीयक पोषक तत्वों में है कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पे कि पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पोषक तत्व सामान्यतः वातावरण से जल एवं वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। मृदा में उपस्थित कुछ खनिज लवणों की पादपों की स्वस्थ वृद्धि के लिए अत्यल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसे पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। जिनकी बहुत कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, वो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। पादप उत्तकों में इनकी उपस्थिति 0.02%। पादप उत्तकों में सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की उपस्थिति है 0.02% और वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों की उपस्थिति है 0.2% से 4% तक। और सूक्ष्म मात्रिक है 0.02% से भी कम। लेकिन इनका इतनी कम मात्रा में भी उपस्थित होना पादपों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनकी अत्यल्प मात्रा भी पौधों की सामान्य वृद्धि को प्रभावित करती है और इनमें से किसी भी तत्व की कमी हो जाने पर पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में जिंक, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल। जिंक, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, ये है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। और वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। फिर है पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण, कि पोषण के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा गया है। हमारी पृथ्वी के भिन्न भिन्न वातावरणों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अपने पोषण के लिए अन्य घटकों पर निर्भर रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम पोषण के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर पादपों के ये भाग है, देखिएगा। स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी और सहजीवी। यह है पोषण के आधार पर पादपों के प्रकार, स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी और सहजीवी। अब इनके परिभाषाएं कि इनकी श्रेणी में कौन कौन से पौधे आते हैं। तो सबसे पहला स्वपोषी, वे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं और पोषण की इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। तो देखिए, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले तो किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। पादपों में भोजन निर्माण का कार्य पत्तियों में होता है। पत्तियों की सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं।
इन छिद्रों को रंध्र स्ट्रोमेटा कहते हैं। रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इन रंध्रों के द्वारा पंक्तियों में प्रवेश करती है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए इन्हें? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण। पादपों में जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। पादपों में जड़ें जो है वो मिट्टी से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। अब देखिए पत्ती की संरचना और वो देखते हैं हम लोग। ये एक पत्ती है और ये इसकी आंतरिक संरचना, जिसमें सबसे पहले पृष्ठ सतह, उसके बाद खंभ मध्योतक, स्पंजी मध्योतक और ये रंध्र और अधर सतह। अब रंध्र कहाँ है? ये रंध्र और इनके बीच में द्वार कोशिकाएं। फिर पादप में जो जड़ें मिट्टी से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है, वो पत्ती तक पहुंचते कैसे हैं? फिर तने में नली के समान वाहिकाएं होती है। तने में नली की समान वाहिकाएं होती है जिनके द्वारा जल तथा खनिज लवण पत्ती तक पहुंचते हैं। पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करता है। इस ऊर्जा का उपयोग पत्तियां भोजन निर्माण में करती है। क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संचित करता है और इस ऊर्जा का उपयोग भोजन निर्माण में किया जाता है। हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं। हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रश्न आ जाए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक क्या क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका वो एक समीकरण के द्वारा भी दर्शा दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड मिली, सूर्य का प्रकाश मिला, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं हैं और जल से ऑक्सीजन मिली तो वो कार्बोहाइड्रेट बना यानी कि पौधे का भोजन बन गया। इस क्रिया के रूप में भोजन में कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस क्रिया में जो पौधे का भोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है और ये कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च के रूप में रूपांतरित होकर पौधों में संग्रहित होता है और जो ऑक्सीजन मिलती है वो पौधे प्रकृति में छोड़ते हैं जिसे हम श्वास लेने में काम में लेते हैं। क्या सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पत्तियों में स्टार्च बनता है? इसके लिए हमें एक प्रयोग देखते हैं। यहाँ हमने एक ही प्रजाति की 2 पौधे लिए हैं। एक गमले को हमने धूप में रखा और एक गमले को हमने अंधेरे में रखा और दोनों गमलों के पौधों से एक एक पत्ती ले ली 72 घंटे के बाद और दोनों पत्तियों को एक परख नली में स्प्रिट डालकर डाल दिया और इस परख नली को पानी से भरे आधे बीकर में रखकर गर्म करना है और तब तक गर्म करना है जब तक कि पत्तियों से सभी क्लोरोफिल के अणु नहीं निकल जाते। अब इन पत्तियों को जल से धोकर इन पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पर, आयोडीन की बूंदें डालने पर देखो पत्ती की 2 रंग की पत्तियां प्राप्त हुई है। एक में स्टार्च है और दूसरे में स्टार्च नहीं है। तो दोनों पत्तियों के रंग में परिवर्तन हुआ। तो जो सूर्य के प्रकाश के पौधे में पत्ती रखी हुई है उसमें तो रंग परिवर्तन हुआ और जो अंधेरे में रखी थी उस पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रकाश की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। इस कारण प्रकाश में रखे पौधों की पत्ती में स्टार्च का निर्माण होता है। अतः आयोडीन विलयन की बूंदें डालते ही प्रकाश में रखे पौधे की पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाता है। पहली बात तो यहाँ एक बात ये साबित हो गई कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। दूसरी बात कि किसी पदार्थ में ये प्रश्न बन जाए कि किसी पदार्थ में स्टार्च की मौजूदगी है या नहीं है, इसका परीक्षण हम किसके द्वारा करेंगे? तो उसका उत्तर होगा आयोडीन विलयन के द्वारा। आयोडीन विलयन के द्वारा आयोडीन विलयन डालने से पौधे की पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाता है, और जबकि अंधेरे में रखी पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। और स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग प्रदान करती है। स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग प्रदान करती है। ये प्रक्रिया स्टार्च परीक्षण कहलाती है। अगर एक प्रश्न आ जाए कि एक पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समाप्त होने के बाद उस पौधे की पत्ती पर हम आयोडीन विलयन का परीक्षण करें तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका उत्तर होगा पत्ती का रंग नीला हो जाएगा। फिर दूसरा है परजीवी। कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ना तो इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपना भोजन स्वयं कैसे बनाएंगे? तो ये किस पर निर्भर करते हैं? तो ये देखिए अमरबेल। अमरबेल का नाम तो सबने सुना ही होगा, कस्कुटा। इस वृक्ष के तने एवं शाखाओं पर पीले रंग की तंतु लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पीले तंतु अमरबेल नामक पादप है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करते हैं जिस पर ये लिपटा रहता है। अमरबेल जैसे पादप जो अन्य वृक्ष अथवा पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, और वह वृक्ष अथवा पादप जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाते हैं। जो पादप अपने भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं वो पादप परजीवी कहलाते हैं, और जो परजीवी पादप को भोजन प्रदान करते हैं वो पादप परपोषी कहलाते हैं। आपने अपने चारों तरफ कीड़े मकोड़े तितलियां कई जीवों को पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते तो देखा ही है। प्रकृति में ऐसे पौधे भी हैं जो जीवित रहने के लिए कीट पतंगों का भक्षण करते हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं वो देखिए। कीट भक्षी पादप, ऐसे पौधे जो जीवित रहने के लिए कीटों को पकड़ते और उन्हें पचा लेते हैं, उन्हें कीट भक्षी पादप कहते हैं। उदाहरण है ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और गटपर्णी पादप। ये गटपर्णी पादप है और ये इसकी रूपांतरित पत्ती है जो आने वाले कीट जंतुओं को पकड़ लेती है, कीट पक्षियों को, और उनका भक्षण कर लेती है। ये गटपर्णी पादप है। ये गट रूपी संरचना पत्ती का रूपांतरण है। पौधे का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े में नीचे झुके हुए रोम पाए जाते हैं। घड़े का मुख वाला भाग चिकना होता है, जिससे जब भी कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो फिसलकर गर्दन वाले भाग में पाए जाने वाले रोम में फंस जाता है, और रोम नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं जिससे कीट बाहर नहीं निकल सकते। घड़े में पाचक रस होते हैं जो इन कीटों को पचा लेते हैं। ये है ड्रोसेरा। तो ये कीटों को भोजन के रूप में क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि ये पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, अपर्याप्त होती है, और ये पादप कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तत्पश्चात है मृतजीवी पादप। तो मृतजीवी पादप, हमने मशरूम देखी होगी बारिश के दिनों में, जहाँ कहीं पुरानी ये सड़ी गली चीज़ें होती है वहाँ मशरूम उगाती है। तो जिन्हें हम हमारी सामान्य भाषा में तो मशरूम कहते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में इन्हें फफूंद या कवक कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और ना ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ये भोजन स्वयं नहीं बना सकते तो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ये देखिएगा, ये छत्रक लगे हुए हैं और ये मोनोट्रोपा, ये दोनों मृतजीवी पादप है। ये पादप मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर
पाचक रस स्रावित करते हैं और ये पाचक रस इनको विलयन में बदल देते हैं, जिसे पादप अवशोषित कर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वे पादप जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। अधिकांश कवक जैसे कि म्यूकस, एगरिकस आदि मृतजीवी पादप है। ये एक मोनोट्रोपा एक पुष्पीय पादप है जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद है सहजीवी। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल, पोषक तत्व और रहने का स्थान आपस में बांटते हैं। इस प्रकार के जीवन को सहजीवन और साथ साथ रहने वाले पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। और सबसे बड़ा लाइकेन उदाहरण है सहजीवन का लाइकेन। लाइकेन में 2 प्रकार के पादप, कवक व शैवाल। यहाँ ये प्रश्न बनने लायक है कि लाइकेन कौन सा पादप है, तो लाइकेन सहजीवी पादप है। दूसरा प्रश्न बन जाता है लाइकेन में कौन कौन सी चीज़ें एक साथ रहती, तो कवक और शैवाल। ये प्रश्न बहुत ज़रूरी बन जाता है, यहाँ पे बहुत बार आता है, हर RS एग्ज़ाम तक में ये आ जाता है। इस लाइकेन कौन सा पादप है, लाइकेन सहजीवी पादप है और इसमें कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार भोजन, कार्बोहाइड्रेट कवक को उपलब्ध कराता है और बदले में कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। तो ये एक बात यहाँ और पता चली, ध्यान देने योग्य है कि शैवाल में क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये था, हमने पूरा पाठ पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा पोषक तत्व। तो पोषक तत्व 2 प्रकार के, वृत्त मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों की पादपों में मात्रा होती 0.2 से 4% तक और इन वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, इनकी पादपों की ऊतकों में मात्रा होती 0.02% से भी कम और ये तत्व है जिंक, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल। फिर पोषण के आधार पर पादपों को हमने बांट दिया था 5 भागों में, स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी और सहजीवी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, स्वयं बनाते हैं। परजीवी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जो दूसरे पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी। तीसरा है कीटभक्षी, जो भोजन के रूप में कीट पतंगों को पकड़ते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। चौथा है मृतजीवी, जो सड़ी गली वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पादप कहलाते हैं। सहजीवी जो एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लाइकेन। सबसे बड़ा उदाहरण है लाइकेन। और लाइकेन में 2 प्रकार के पादप यानी कि शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। उसके बाद इस पाठ के मुख्य बिंदु। वे पादप जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और पादपों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश में जल, खनिज, लवण व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अमरबेल एक परजीवी पादप है। मृतजीवी पादप मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। लाइकेन में कवक व शैवाल एक साथ रहते हैं और ये सहजीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है। गठ पड़ने पादप में पत्ती रूपांतरित होकर गड़े रूपी संरचना में बदल जाती है, जो कि कीट पतंगों का भक्षण करती है। उसके पश्चात अभ्यास कार्य में प्रश्न दिए हुए हैं। मृतजीवी पादप है, 4 ऑप्शन इसके हैं। ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं, और कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा नहीं है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देंगे। और ये वीडियो अपलोड करने के बाद हम आज शाम को ही कक्षा 6 की विज्ञान का तीसरा पाठ भी ज़रूर अपलोड करेंगे।
और ध्यान लगा के हर छोटी छोटी चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति भी है, तो इसको भी देख के इनका रिक्त स्थानों की पूर्ति, इनका उत्तर भी क्या आएगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में कोई समस्या हो और कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, अगर वो भी आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो उसके बारे में भी हम पहले पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।